हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हमारी क्लास हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। 1 मिनट। 5 क्लास हो चुकी हैं। आज हमें क्लास 6 स्टार्ट करनी है। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में। आज हम क्लास 6 स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 में हमारा एक डेरिवेशन अधूरा छूट गया था, जिसमें मैंने इक्वेशन इक्वेशन 9 तक आपको डेरिवेशन करवा दी थी। कुछ टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से आगे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। आज मैं स्टार्ट करती हूँ, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करती हूँ, जिसमें मैंने लास्ट स्टेटमेंट दिखाया था कि उपरोक्त आप ये वीडियो पढ़ो तो एक बार इस डेरिवेशन को लास्ट जो लेक्चर वीडियो थी उसमें से पढ़ना, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना। और आपको समझ में यहाँ से आता है, आप पहले पढ़ चुके हो तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने उपरोक्त समीकरण में से मान समीकरण 8 में रखने पर हमें जो इक्वेशन है इसको हमें समीकरण 8 में रखना है। तो आगे क्या कंक्लूजन आएगा देखते हैं। हमें इक्वेशन 8 में इस वाली इक्वेशन को रखना है। क्या है 8वीं इक्वेशन? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू P डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P। हमें ये वाली वैल्यू फाइंड है, ये रही। तो हमें उसकी जगह एन आर अपॉन पी यहाँ रखना है, एन आर अपॉन पुट कर दें। ओके, देखो क्या रखेंगे, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू पी इंटू एन आर अपॉन पी। तो पी इंटू एन आर अपॉन पी, ये पी से पी कट हो गया तो क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 10। अगर हम 1 मोल की बात करें, फॉर 1 मोल, देन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मोल। n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। व्हेन मोल इक्वल्स n इक्वल्स टू 1 मोल, तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R फॉर 1 मोल। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिताएं, स्थिर ताप व C क्या था, ऊष्मा धारिता, P मतलब स्थिर दाब, V मतलब स्थिर आयतन। स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिताएं गैस स्थिरांक के बराबर होती हैं। यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट हुई, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है, ये रिपीट करती हूँ कि स्थिर दाब तथा स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिताओं का अंतर गैस स्थिरांक के बराबर होता है। मैं अंतर बोलना भूल गई थी, मुझसे रिपीट कर रही हूँ। स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिताओं का अंतर किसके बराबर होता है, गैस स्थिरांक के बराबर होता है। इसके बाद इसके लिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने हैश लगाया, अभी एक टॉपिक लिखना है। देखो एक संघनित तंत्र लिया है। कैसा तंत्र है, संघनित तंत्र है। संघनित तंत्र के लिए अगर मैं Cp व Cv की वैल्यू देखूं तो Cp इक्वल्स टू Cv होता है। तो आपको रिमेंबर रखना है कि Cp इक्वल्स टू Cv किसके लिए होता है, संघनित तंत्र के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोस अवस्था, ठोस या द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की पर इनके आयतन में वृद्धि नहीं होती है, अतः प्रसार कार्य में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है, और जो भी ऊष्मा दी जाती है वो ताप बढ़ाने में प्रयुक्त होती है। मतलब ये अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ इसको तो क्या है, अगर हमें किसी ठोस या द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो एक कर रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर कोई भी प्रसार कार्य
नहीं होता है। क्या होता है? केवल तंत्र के ताप में वृद्धि होती है, प्रसार कार्य नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन, फिर से प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब लिखते हैं हम जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक स्टार्ट करते हैं। अभी जूल रह गया है, जूल गुणांक रह गया, पहले उसको कंप्लीट करेंगे फिर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जूल का नियम, उसके बाद आएगा जूल थॉमसन गुणांक। जूल का नियम, जूल का नियम क्या है कि यदि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसके आयतन V तथा ताप का फलन है तो, देखो जूल का नियम क्या है, उसे निकालने से पहले एक डेरिवेशन करेंगे। क्या करना है हमें? E is a function of P and V। हम चाहे तो F लिख के T, V भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ E ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो E is a function of P and V। एनर्जी है वो आयतन व ताप का फलन है, ये लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखो, ऊर्जा परिवर्तन के लिए, ऊर्जा परिवर्तन के लिए क्या करेंगे हम? डी ई इक्वल्स टू क्या करेंगे? डेल ई अपॉन डेल टी, एक बार ये वाला कांस्टेंट एट कांस्टेंट v dt, प्लस जैसे पहले किया था हमने ऊष्मा धारिता वाले इक्वेशन में, सेम एज डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट, यहाँ v था तो अब क्या आएगा? t, यहाँ d भी आएगा और d, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे? अब देखो इसमें कुछ सिमिलर दिख रहा है, कोई स्टेप है। देखो अगर मैं इस वाले स्टेप को देखूं तो ये सी वी मतलब एट कांस्टेंट वी स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता के बराबर है। क्या था फॉर्मूला स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता का? देखते हैं। देखो सी वी इक्वल्स टू, रुको रुको इसके बाद कौन सा निकला था? हो गया था। हाँ देखो क्या था? डेली अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये किसके बराबर है? सीवी के बराबर है। इसको हमने सीवी के बराबर रखना है, इसकी जगह हमें क्या रख देंगे? सीवी, dt तो रहेगा, ये हो जाएगा सीवी dt, तो ये आएगा सीवी और ये dt प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी dv। ओके, इसके बाद देखते हैं। देखो अब क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज dv। आगे देखो, अब हमें रखना है फ्लॉट का नियम। फ्लॉट के अनुसार क्या है फ्लॉट का नियम? फ्लॉट का नियम है डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। अगर हम करें
गैसों का मुक्त प्रसार हो रहा है गैसों का। इसका मतलब है इस कंडीशन में कार्य होगा क्या, पहले इसको ये कंडीशन में समझा चुकी हूं कि इस स्थिति में कार्य बराबर जीरो, तो ऊष्मा बराबर जीरो। तो जब ये क्यू ये दोनों जीरो, तो डेल्टा ई बराबर भी क्या आएगा, जीरो। या फिर कह सकते हैं डी टी बराबर भी जीरो। तो समीकरण दो से क्या है, इक्वेशन टू, समीकरण दो ये है। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, जो डीवी, देखो मैं लिख देती हूँ, समीकरण दो से क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डीवी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। क्योंकि डेल्टा ई बिल में परिवर्तन भी जीरो है, ऊष्मा परिवर्तन भी जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डीवी बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो इससे जो कंक्लूजन निकला वही जूल का नियम है। कंक्लूजन क्या है, देखो आयतन तो जीरो हो नहीं सकता, अगर आयतन जीरो होगा तो क्या होगा, प्रक्रम होगा क्या, प्रक्रम नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि गैस का समतापीय प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात परिवर्तन क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, जीरो होगा। यही जूल का नियम है, ठीक है। अतः जूल के नियमानुसार स्थिर ताप क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू लिखेंगे फंक्शन ऑफ टी। क्या होगा इसके अनुसार, जूल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, अर्थात गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन है, किसका फलन नहीं है, आयतन का फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आयतन जीरो नहीं हो सकता, आयतन परिवर्तन जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैं जूल थॉमसन गुणांक। कलर सही नहीं आ रहा। जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है, किसी तंत्र की एंथैल्पी H इज इक्वल्स टू होती है फलन ऑफ T एंड P, ताप और प्रेशर का फलन होती है। इसके अनुसार इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। आगे, यदि किसी गैस के प्रसार में उसके ताप में कमी है Dt, व दाब में कमी है Dp। कब, जब प्रसार हो रहा है, प्रसार कार्य में ताप में कमी Dt व दाब में कमी Dp है, तो एंथैल्पी, उस कंडीशन में एंथैल्पी क्या होगी, इन कंडीशंस को समीकरण 1 पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डी एच इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, एक बार एक स्थिर दूसरे के साथ परिवर्तन, देखो डी तो आएगा डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी। आ गया। अब आगे देखो, हम क्या करेंगे, अब डी एच, अब हमें कुछ सिमिलर दिख रहा है। सिमिलर क्या है कि ये होता है सीपी के बराबर, किसके बराबर, सीपी। तो इसकी जगह हम रख देंगे सीपी डी टी इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पर प्लस है, टी डी पी। आ गया, इसे रख दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, जूल थॉमसन प्रयोग से H इक्वल्स टू कांस्टेंट हो तो डी एच बराबर जीरो हो जाएगा।
जब एंथैल्पी कांस्टेंट है तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, 0। इस कंडीशन को हम समीकरण 2 में अप्लाई करते हैं। जैसे ही समीकरण 2 में अप्लाई करवाएंगे तो Cp dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी dp बराबर आ जाएगा 0। देखो इक्वेशन सेकंड है, हमने क्या किया है, dh ये है ना, इसकी जगह 0 रख दिया। कैसे आएगा, हमने कहा है कि एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो शून्य है। क्यों, क्योंकि एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य है। तो उस कंडीशन में समीकरण 2 से ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन में आगे देखो, देखो अब क्या करेंगे, 1 मिनट, क्या करेंगे, इसको उधर साइड चेंज कर दो, पक्षांतरित कर दो। Cp dt ये आ जाएगा माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी dp कर दिया। अब देखो मैं क्या करूंगी, इस वाले dp को इसके अपॉन में ले आएंगे। तो जैसे अपॉन में आएंगे तो क्या आएगा, Cp डेल टी अपॉन dp डेल p, ये आ गया। कब है, जब कांस्टेंट क्या है, एंथैल्पी। इसी तरह यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। यहाँ तक आ गया हो। अब इसके बाद आगे देखो, मैं क्या करूंगी, इसको पक्षांतरित करके यहाँ नीचे 1 अपॉन में पहुंच जाएगा। देखो क्या आएगा, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच बराबर 1 अपॉन सी पी। 1 अपॉन सी पी माइनस से है इधर, तो आएगा डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। यहाँ तक आ गया इस इक्वेशन। क्या आया है, ये सिर्फ मैंने Cp को इसको अपॉन में 1 अपॉन में यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे इक्वेशन पहले मैं लिख रही हूं फिर उसको मैं समझाऊंगी। आएगा म्यू जे टी, क्या लिखा है, म्यू जे टी बराबर होता है इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब आया कहां से, देखो म्यू जे टी को हमने, म्यू जे टी हमने जो टर्म लिखी है वो किसकी जगह लिखी है, म्यू जे टी किसकी जगह लिखी है वो लिखते हैं। देखो म्यू जे टी बराबर होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। हमने इस वाली टर्म की जगह म्यू जे टी को रख दिया है, पुट किया है। तो देखो ये क्या है, ये वाली टर्म, इसकी जगह मैंने म्यू जे, ये होता है म्यू जे टी के बराबर, इसकी जगह मैंने म्यू जे टी रखा तो म्यू जे टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट, यही आ गया। ठीक है, क्या है, म्यू जे टी बराबर माइनस है, माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थी 3rd है। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूं, स्थिर एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, स्थिर है। स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ, दाब के साथ ताप परिवर्तन की दर जूल, जेटी क्या है, जूल थॉमसन, जूल थॉमसन गुणांक म्यू जेटी कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यू जेटी जूल थॉमसन गुणांक कहलाता है। तो क्या है, इसको मैं रिपीट करती हूँ कि स्थिर एंथैल्पी, एंथैल्पी कैसी है, स्थिर एंथैल्पी, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर जूल थॉमसन गुणांक कहलाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है व्युत्क्रम ताप, व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन, इन्वर्जन या इन्वर्स टेम्परेचर, टेम्परेचर। व्युत्क्रम ताप क्या है, व्युत्क्रम ताप का फॉर्मूला होता है टी आई फॉर
T मतलब टेम्परेचर, I मतलब इन्वर्जन। टी आई इक्वल्स टू होता है टी ए अपॉन आर बी। क्या होता है? टी आई इक्वल्स टू टी ए अपॉन आर बी। यहाँ ए कॉमा बी है वंडरवॉल स्थिरांक, स्थिरांक, और आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक। ओके, तो क्या होता है? किसी गैस के लिए ऐसा ताप जिस ताप पर गैस का चिन्ह बदलता है अर्थात म्यूजेटी का मान शून्य होता है, विक्रम ताप कहलाता है। विक्रम ताप का फॉर्मूला होता है टी आई इक्वल्स टू टू ए अपॉन आर बी, जहाँ ए कॉमा बी है वंडर वॉल स्थिरांक और आर है गैस कांस्टेंट। तो आपको याद रखना विक्रम ताप के क्या है? किसी गैस के लिए ऐसा ताप जिस पर गैस का चिन्ह बदलता हो अर्थात म्यूजेटी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। म्यूजेटी किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी। इस म्यूजेटी का मान शून्य हो जाए अर्थात क्या कह सकते हैं? गैस का क्या हो जाए? चिन्ह परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? व्युत्क्रम ताप कहलाता है। इसके बाद आगे आगे कुछ ग्राफ हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रसार कार्य को समझाया है। देखो क्या है, स्टार्ट करते हैं। व्युत्क्रम ताप एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए प्रसार कार्य। जो उत्क्रमणीय प्रक्रम मतलब, मैं आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर बता चुकी हूँ। क्या होता है उत्क्रमणीय, क्या होता है अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए अगर प्रसार कार्य की बात करें तो उस कंडीशन में जो कार्य संपन्न होता है मतलब W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू होता है W मैक्सिमम। मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य होता है वो अधिकतम होता है। तो W बराबर P dV था, कहाँ से? VI से VF, इनिशियल से फाइनल तक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इसका ग्राफ बनाएं तो क्या होगा? यहाँ प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम, और ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ होगा P1 V1 और यहाँ होगा P2 V2। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह का ग्राफ फॉर्म होगा। अब इसके आगे देखो, अगर मैं W रिवर्सिबल वाली कंडीशन में आगे डेरिवेशन करूं तो देखो क्या होगा। W R E V रिवर्सिबल इक्वल्स टू क्या था? VI, I फॉर इनिशियल, VF फाइनल तक। क्या था? PdV, P इक्वल्स टू क्या रख दिया हमने? NRT अपॉन V। आगे क्या हो गया? dV। कहाँ से आया? P इक्वल्स टू NRT होता है ना, PV इक्वल्स टू NRT। तो अगर मुझे P की जगह वैल्यू रखने है तो P इक्वल्स टू NRT अपॉन V। बस इतना ही काम किया। आगे देखो, W रिवर्सिबल इक्वल्स टू, यहाँ पर NRT कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकालिए, VI से VF तक क्या आएगा? 1 अपॉन V PV। ओके, नेक्स्ट W रिवर्सिबल इक्वल्स टू NRT 1 अपॉन V dV का क्या हो जाएगा? log V। कहाँ से कहाँ तक? VI से VF तक। आगे इसको सॉल्व करो, NRT ln VF माइनस ln VI, log VF माइनस log VI। log A माइनस log B बराबर क्या होता है? log A अपॉन B। तो NRT log A अपॉन B, या फिर VF, इसकी जगह हम V2 भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम V1 भी लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं W रिवर्सिबल आ गए, अगर मैं log
को चेंज करो तो क्या आ जाएगा 2.303 बेस चेंज करने पर nRT log V2 अपॉन V1 क्या हुआ W रिवर्सिबल। तो W रिवर्सिबल क्या आ गया W reversible equals to 2.303 nRT log V2 upon ओके। सेम एज अगर मुझे इसको V ये मैंने आयतन की टर्म में लिखा है, अगर मुझे इसे प्रेशर की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? देखो हमने पढ़ा है V इज V जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है P के, तो क्या लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू होगा P1 अपॉन P2। तो V2 अपॉन V1 को हम P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा W इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 को हम P1 अपॉन P2 लिखेंगे। देख दो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ये हो गया प्रेशर की टर्म में कार्य उत्क्रमणीय कार्य। ओके, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है समतापीय तथा रुद्धोष्म परिस्थितियों में आदर्श गैस के लिए W, Q व Du तथा DH की गणना। मैं हेडिंग लिख देती हूँ पहले। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? समतापीय तथा रुद्धोष्म परिस्थितियों में आदर्श गैस के लिए W, Q, Du तथा DH तथा DH की गणना। हम रुद्धोष्म तथा समतापी दोनों प्रकार के परिस्थितियों में आदर्श गैस के लिए W, Q, Du तथा DH की वैल्यू निकालेंगे। लेट्स कंटिन्यू। ये है सबसे पहले हमने लिखा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता के समीकरण से। हमने क्या लिया? स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, तो वो क्या होगी? CVDT वाला इक्वेशन आएगा। तो हम कह सकते हैं ऊष्माधारिता के समीकरण से du इक्वल्स टू CVDT। ठीक है, कैसे आया था? CV इक्वल्स टू था डेल यू अपॉन डेल यू की जगह हम डेल ई भी लिख सकते हैं अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v। तो मैंने इसको इस टर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो मैंने कंडीशन लगाई समतापीय की। समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम में क्या होता है? समतापीय है मतलब ताप कांस्टेंट है, तो ताप में परिवर्तन जीरो, ताप में परिवर्तन जीरो तो आंतरिक ऊर्जा जीरो। तो फ्लॉट का नियम के अनुसार, फ्लॉट के अनुसार क्या होगा? फ्लॉट क्या होता है? du इक्वल्स टू q माइनस डब्ल्यू। जब हम कह रहे हैं फ्लॉट के अनुसार u की वैल्यू जीरो है, मतलब ये जीरो, जीरो बराबर q माइनस डब्ल्यू, तो ये इधर साइड चेंज करेंगे तो आ जाएगा q इक्वल्स टू डब्ल्यू आ जाएगा। इसे कह दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। कब? जब हमने समतापीय प्रक्रम की कंडीशन लगाई, तो उस कंडीशन में q की वैल्यू w के बराबर होती है। ओके, तो हमने क्या फाइंड कर लिया? Q की वैल्यू पर पता लग ली, और Q की वैल्यू किसके बराबर है? W के बराबर, तो W की वैल्यू भी पता लग गई। तो हमने W की गणना कर ली, Q की गणना कर ली। अब क्या बचा है? Du और DH। ठीक है, आगे देखो। देखो अगर आदर्श गैस की कंडीशन रखें, तो आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर बॉयल के नियम के अनुसार जो PV है उसका मान स्थिर रहता है। मतलब PV इक्वल्स टू nRT।
PV इक्वल्स टू nRT। कंडीशन क्या लगाई है, देखो हमें क्या है, कैसी गैस ली है, आदर्श गैस है, और आदर्श गैस की कंडीशन में ताप क्या है, ताप स्थिर है, ताप कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में बॉयल के नियम के अनुसार जो पीवी है वो कांस्टेंट होता है, ये बताया पीवी कांस्टेंट रहता है। तो देखो इस आधार पर अगर मुझे तंत्र की एंथैल्पी में एंथैल्पी परिवर्तन का समीकरण लेना है तो हम समीकरण लेते हैं। तंत्र की एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा H बराबर हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा U या फिर E कर दो, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, पढ़ा था या नहीं। अब हम कह रहे हैं जो PV है वो कांस्टेंट रहता है, पीवी में परिवर्तन कांस्टेंट, तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा पीवी किसके बराबर है, जीरो है, डेल्टा पीवी जीरो के बराबर है। और डेल्टा यू बराबर क्या था, हमने जीरो निकाला था, ये समतापी विक्रम के लिए जीरो आया था या नहीं, देखो जीरो, ये जीरो हो गया। अभी हमने पीवी जीरो निकाल दिया तो डेल्टा एच बराबर किसके आ जाएगा, जीरो। हमने क्या फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड कर चुके हैं, डब्ल्यू भी आ गया, क्यू भी आ गया, डी एच भी आ गया, और डी यू भी आ गया। डी यू का है ये वाला, तो डब्ल्यू बराबर क्यू, क्यू बराबर डब्ल्यू, डी यू बराबर जीरो और डी एच बराबर भी जीरो, किसके लिए, समतापीय वाली कंडीशन लगाने पर। ओके, यहां तक समझ में आ गया हो। अब समतापीय के अलावा हमें अब रुद्धोष्म वाली परिस्थिति भी अप्लाई करनी है। रुद्धोष्म वाली कंडीशन को हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अप्लाई करके कंटिन्यू करेंगे।